नमस्कार। आप सभी का पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के YouTube चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। मैं देवेश पाठक, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी, पुनः आपको जो पिछले दिनों हमने जो टॉपिक जहां छोड़ा था उससे आगे इसको और हम देखेंगे। पर्याय विवरण की जो परिभाषा है वो हमने अब तक देखी थी। उस पर्याय विवरण की परिभाषा में हमने देखा कि जनता को अंश और ऋण पत्र क्रय करने के लिए जो आमंत्रण पत्र कंपनी के द्वारा दिया जाता है उसको ही साधारण शब्दों में पर्याय विवरण कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। प्रॉस्पेक्टस लिखित होना चाहिए, ये जनता को जारी करना चाहिए और इसे विज्ञापन के रूप में भी जारी किया जा सकता है। पर्याय विवरण की परिभाषा हमने पिछले जो वीडियो था उसमें भली भांति समझ ली थी। वो पर्याय विवरण की विषय वस्तु के बारे में हम चर्चा करने वाले थे। तो आज जो टॉपिक पर्याय विवरण की परिभाषा के साथ जो पर्याय विवरण की विषय वस्तु है उस विषय वस्तु के संबंध में हम जानकारी लेंगे, विषय वस्तु के संबंध में हम जानकारी करेंगे। तो पर्याय विवरण की विषय वस्तु में क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। पर्याय विवरण की जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु में सबसे पहली बात कि पर्याय विवरण की जो है तिथि होनी चाहिए। प्रत्येक प्रॉस्पेक्टस पर उसको प्रकाशित करने की तिथि अंकित होनी चाहिए। ये धारा 26 के अंतर्गत मैंडेटरी भी है कि प्रत्येक जो प्रॉस्पेक्टस है वो जब भी इशू किया जाए उस पर डेट अंकित होनी चाहिए, उस पर निर्गमन की तिथि जो अंकित होनी चाहिए, जिससे इस बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी कि प्रॉस्पेक्टस कब जो है जारी किया गया। दूसरी जो बात है वो है पर्याय विवरण का रजिस्ट्रेशन। पर्याय विवरण का जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ करवाया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूंजी के जो आवंटित होने का एक साक्ष्य जो है बन जाता है, सुरक्षित साक्ष्य जो है बन जाता है। रजिस्ट्रार के पास जो भी प्रतिलिपि पर्याय विवरण की भेजी जाए उस प्रतिलिपि पर उस व्यक्ति के जो कि पर्याय विवरण के बनाने में और प्रॉस्पेक्टस में जिसका नाम निदेशक के तौर पर, पर्याय विवरण में जिसका नाम निदेशक के तौर पर रखा गया है, उनके हस्ताक्षर इस पर होने चाहिए जो प्रति हम रजिस्ट्रार को भेज रहे हैं। रजिस्ट्रार के यहाँ भेजे जाने वाली को जारी कर दिया जाना चाहिए, पर्याय विवरण को इशू जो है कर दिया जाना चाहिए, जनता को निर्गमित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो बात आती है वो है विशेषज्ञ की सहमति। क्योंकि पर्याय विवरण कम में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स होती हैं और बहुत से वित्तीय मामले होते हैं, अन्य तकनीकी मामले होते हैं। तो ऐसे पर्याय विवरण को बनाने में विषय विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है, जिसमें चार्टेड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, लागत लेखापाल भी हो सकते हैं, जिसमें सॉलिसिटर्स भी हो सकते हैं। तो ये सब विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसे जो विशेषज्ञ जिन्होंने पर्याय विवरण में को बनाने में मदद की है, पर्याय विवरण को बनाने में, ड्राफ्ट करने में यदि किसी प्रकार का योगदान दिया है, तो ऐसे विशेषज्ञों की लिखित सहमति भी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा
कि ऐसे जो विशेषज्ञ हैं वो भी क्रय विवरण की एक पक्षकार माने जाएंगे। यदि भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो व्यक्ति जिनको कि विशेषज्ञ के तौर पर क्रय विवरण बनाने के लिए, क्रय विवरण को ड्राफ्ट करने के लिए जो है रखा गया था या जिनको एंगेज किया गया था, जिनसे संविदा की गई थी, वो भी उस क्रय विवरण के एक पक्षकार के तौर पर जो है होंगे। इसके बाद जो बात आती है कि तथ्य जो क्रय विवरण में बताए जाने चाहिए। जो नया कंपनी अधिनियम है, उस कंपनी अधिनियम के तहत बहुत सारी बातें, बहुत सारी तथ्य मैंडेटरी, आवश्यक रूप से बताई जाने चाहिए। इसके क्रय विवरण में जो बताई जाने वाली बातें हैं, उनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहले भाग में वो बातें हैं जो कि क्रय विवरण में, वो तथ्य हैं जो कि क्रय विवरण में बताए जाने आवश्यक होते हैं। इनकी बहुत लंबी एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अनुसार वो तथ्य, कंपनी अधिनियम के अनुसार वो तथ्यों को कंपनी द्वारा बताया जाना, विवरण में उनको बताया जाना आवश्यक होता है। दूसरे भाग में रिपोर्ट्स हैं जो कि कंपनी के द्वारा क्रय विवरण में दिखलाई जाएंगी। ये भी जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो रिपोर्ट्स जो दी जाएंगी, वो भी कंपनी अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से ऐसी रिपोर्ट क्रय विवरण में बतलाई जाएंगी, क्रय विवरण में दिखाई जाएंगी। और तीसरे जो खंड है, उस तीसरे खंड में इन दोनों के बारे में यदि कोई स्पष्टीकरण है तो वो स्पष्टीकरण ऐसे तीसरे खंड में दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से क्रय विवरण में इन तीनों प्रकार के तथ्यों को बताया जाना अनिवार्य होता है। क्रय विवरण में इन बातों को बताना अनिवार्य रखा गया है। इसके बाद जो बात आती है वो है निर्गमित करने वाला घराना, जिसको हम इशूइंग हाउस कहते हैं। ये धारा 25 में दी गई है। इशूइंग हाउस, निर्गमित करने वाला घराना। इशूइंग हाउस क्या होते हैं? इशूइंग हाउस में ये होता है कि जो कंपनी है वो कंपनी अपने सारे अंश इशूइंग हाउस को बेच देती थी। पुराने जो कंपनी अधिनियम था, उस कंपनी अधिनियम में ऐसा किया जा सकता था, इशूइंग हाउस को बेच देती थी, अभी भी किया जा सकता है। और फिर वो इशूइंग हाउस, जो निर्गमित करने वाला जो घराना था, वो उन अंशों को जनता को निर्गमित कर देते थे, जनता को उनको आगे निर्गमित कर देते थे। पुराने कंपनी अधिनियम में इशूइंग हाउस के द्वारा जो विज्ञापन या जो उनके द्वारा प्रस्ताव दिया जाता था, उसको प्रॉस्पेक्टस की श्रेणी में नहीं रखा गया था। इस कारण से जो कंपनी है, वो कंपनी बहुत से तथ्यों को जो कि क्रय विवरण में वर्तमान कंपनी अधिनियम में बताए जाने अनिवार्य हैं, पूर्व में ऐसे तथ्यों को छुपा लेती थी, नहीं बताती थी। लेकिन वर्तमान कंपनी अधिनियम के तहत सरकार के द्वारा और कंपनी अधिनियम के द्वारा जो हित जिनका देखा गया है, वो अंशधारक हैं, कंपनी के मालिक जिनको हम कहते हैं। तो उनके लिए ये अब वर्तमान कंपनी अधिनियम में ये अनिवार्य बनाया गया है कि इशूइंग हाउस के द्वारा जारी विज्ञापन जो कि जनता को अंश क्रय करने के लिए जारी किया जाता है, उस पर भी वही नियम लागू होंगे जो कि प्रॉस्पेक्टस पर लागू होते हैं। और उनके लिए भी जो कंपनी के जो निदेशक हैं, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, वो उसके लिए भी उसी प्रकार दायी होंगे यदि उसमें कोई मिथ्या कथन किया गया है या उसमें किसी प्रकार का कोई तथ्यों को गलत रूप से निरूपित किया गया है। तो जिस प्रकार क्रय विवरण में तथ्यों का निरूपण गलत किया जाता है, उसके लिए वर्तमान कंपनी अधिनियम में जो उनको उत्तरदायी ठहराया गया है, उसी तरह जो
इशूइंग करने वाला घराना है, निर्गमित करने वाला घराना है, उसके द्वारा भी यदि कोई विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसके लिए भी उनको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। कंपनी के निदेशकों का दायित्व उस पर रखा गया है। इसके बाद जो बात आती है स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है कि प्रत्येक तथ्य जो है वो बिल्कुल सही रूप में बताया जाना चाहिए। यही विश्वास की जो डोर है, वो विश्वास की डोर जो अंश क्रय करते हैं कंपनी में, उनको कंपनी की तरफ खींच के लाती है। तो विश्वास किस प्रकार से होता है? उनको विश्वास उन दस्तावेज़ों को उस क्रय विवरण के माध्यम से, ये जानकर कि कंपनी की स्थिति कैसी है, कंपनी के भविष्य के प्लान क्या हैं, कंपनी का कारोबार किस प्रकार चल रहा है, ये सब उनको किस प्रकार ज्ञात होता है? क्रय विवरण के तथ्यों से, जो कि क्रय विवरण में बताए गए हैं, उनके माध्यम से उनको इस बात की जानकारी होती है। तो जो स्वर्णिम नियम ये कहता है कि ऐसे जो तथ्य हैं वो स्पष्ट और सत्य होने चाहिए। उन तथ्यों को किसी प्रकार का और छिपाव होगा तो ऐसी स्थिति में जो अंश क्रय करने वाले व्यक्ति हैं उनको कंपनी अधिनियम के अधीन प्रोटेक्ट किया गया है। उनको एक तरह से कहें कि उनको लाभ के लिए उनके यदि इस तरह का कोई उनके साथ में मिथ्या वर्णन करके या कपट करके किसी तरह का प्रलोभन एक तरह से दे करके उनको अंश क्रय करने के लिए उकसाया गया है, तो उनके लिए दोनों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो स्वर्णिम नियम ये कहता है कि जो भी तथ्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और सत्य रूप से निरूपित किए जाने चाहिए। तो ये क्रय विवरण के बारे में हमने देखा, जिसको कि प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, कि उनके क्या क्या बातें उसमें होनी चाहिए। जनता के प्रति निर्गमित होना चाहिए। उसकी विषय वस्तु में हमने देखा कि तिथि होनी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाना चाहिए, विशेषज्ञों की सहमति ली जानी चाहिए। ऐसे तथ्यों जो कि मैंडेटरी हैं, जो कि अनिवार्य हैं, उन अनिवार्य तथ्यों को कंपनी अधिनियम के तहत क्रय विवरण में बतलाया जाना चाहिए। और स्वर्णिम नियम ये कहता है कि सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से उसमें बतलाया जाना चाहिए, सत्यता उसमें बरतनी चाहिए। इसके आगे यदि हम देखें कोई बात, तो नेक्स्ट जो बात आती है कि क्रय विवरण में यदि मिथ्या कथन कर दिया जाता है तो उसके लिए क्या उपचार ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हैं जो कि क्रय विवरण में मिथ्या कथन के आधार पर उसने अंश या ऋण पत्र जो है क्रय किए। यदि कोई व्यक्ति जिसको कि कपट, फ्रॉड के माध्यम से ऐसे तथ्य जो कि सही नहीं है या जिनको वो सही जाने का जो जारी करने वाला है उसको मालूम है कि सही नहीं है, या वो उन पर ये विश्वास रखता है कि ये सही नहीं है और उनको वो क्रय विवरण में रख करके, क्रय विवरण में डाल करके वो कपट करता है, तो उसके लिए जिसको कि ऐसे कपट के माध्यम से डिसीट किया गया है या जिसको कि कहा गया है कि जिसके साथ कपट किया गया है, तो उनके संबंध में जो है उनको प्रतिकर जो है प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और ऐसे मामले जो व्यक्ति जिसने कपट किया है और जिसके साथ कपट हुआ है, कपट जिसके साथ हुआ है उस व्यक्ति को, उस अंशधारक को संदर्भ में लाभ प्राप्त होगा, जबकि उसने
ऐसा जो अंश या ऋण पत्र हैं वो कंपनी से खरीदे हों, अर्थात कंपनी में आवेदन करके, एप्लीकेशन लगा करके यदि उसने अंश क्रय किए गए हैं और अंश के क्रय करने के संबंध में जो क्रय विवरण जारी किया गया था उस क्रय विवरण में कपट किया गया था, तो इस कपट के आधार पर यदि उसने अंश सीधे कंपनी से क्रय किए हैं तभी उसके लिए ऐसा व्यक्ति उत्तरदायी ठहराया, ऐसा निदेशक या कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अन्यथा यदि उसने बाजार से यदि ऐसे अंश क्रय किए हैं तो बाजार से अंश क्रय करने पर उस संदर्भ में कपट के लिए उसको जो है लाभ प्राप्त नहीं होगा, अर्थात ऐसी स्थिति में वो ये नहीं कह सकता है कि उसके साथ कपट हुआ है। कपट का लाभ लेने के लिए उन्हीं व्यक्तियों को कपट का लाभ, कपट के द्वारा यदि कोई उन्होंने संविदा की है तो उनको तभी लाभ मिलेगा जबकि उन्होंने सीधे कंपनी से इस प्रकार के अंश या ऋण पत्र क्रय किए। नंबर 2 इसमें आता है धारा 35 के अंतर्गत प्रतिकर। कंपनी अधिनियम की धारा 35 में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रॉस्पेक्टस में मिथ्या कथन के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने का प्रावधान है। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस जारी करते समय जो निदेशक था या जिसने अपने निदेशक के तौर पर अपना नाम छापने की अनुमति दी थी उसको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। प्रत्येक ऐसा विशेषज्ञ जिसने विशेषज्ञ के तौर पर अपनी सेवाएं प्रॉस्पेक्टस को छापने के संदर्भ में दी हों और वह तब तक ऐसे विशेषज्ञ ने अपनी सेवाएं दी हों जब तक कि वह प्रॉस्पेक्टस छप के तैयार हुआ हो। प्रत्येक ऐसा प्रवर्तक जिसने प्रॉस्पेक्टस तैयार करने में भाग लिया हो वो भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉस्पेक्टस निकाले जाने का पक्षकार हो वो भी धारा 35 के अंतर्गत प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ऐसे व्यक्ति कंपनी में धन लगाने वाले व्यक्ति के प्रति मिथ्या वर्णन, दुर्व्यपदेशन के कारण उसको होने वाली हानि के लिए दायी है। संविदा का विखंडन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यदि कोई किसी व्यक्ति को मिथ्या वर्णन के आधार पर उसके साथ संविदा की गई है तो ऐसी संविदा को वो विखंडित कर सकता है। ऐसी विखंडन का मतलब वो उस संविदा को त्याग सकता है और उसको वो कौन सी स्थिति में आ जाएगा, उस संविदा करने से पहले की स्थिति में आ जाएगा। अर्थात जो संविदा के द्वारा यदि कोई रकम उसके द्वारा कंपनी को चुकाई गई है तो वह वापस उनको प्राप्त करने का अधिकारी होगा और पुनः उस कंपनी के अंशों को रिटर्न करके कंपनी के अंशों को वापस अपनी रकम जो है प्राप्त करने का अधिकारी होगा। लेकिन उसको ये बात साबित करनी होगी कि उसके द्वारा जो संविदा की गई है वह मिथ्या कथन के कारण ऐसी संविदा उसके द्वारा की गई है, अन्यथा वह ऐसी संविदा उसके द्वारा नहीं की जाती। इसके साथ ही ये भी उसको बतलाना होगा कि उसका जो नाम है वो कंपनी के रजिस्टर को लिए दंड धारा 34 के तहत मिथ्या कथन के लिए दंडनीय प्रावधान बनाए गए। उनको दीवानी के साथ साथ उनके ऊपर फौजदारी दायित्व अर्थात दंड के प्रावधान भी इसमें रखे गए हैं। जब क्रय विवरण में मिथ्या कथन हो तब प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सहमति से ऐसा क्रय विवरण जारी किया गया था कंपनी अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत दायी ठहराया जाएगा। धारा 447 ये कहती है कि कपट या मिथ्या वर्णन के लिए न्यूनतम 6 माह की कारावास जो कि अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास तक उसको दंडित किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इसके साथ ही कपट में अंतर्विलित जो राशि है, जिस राशि का कपट किया गया है उसके 3 गुना जुर्माना भी ऐसे
व्यक्तियों के ऊपर किया जा सकता है जो कि जिनके द्वारा उस व्यक्ति के साथ कपट किया गया है, उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ठहराया गया है। निदेशकों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ठहराया गया है। आपराधिक दायित्व से वो इसी आधार पर अपना बचाव कर सकते हैं कि जिन तथ्यों का मिथ्या वर्णन हुआ था वे महत्वपूर्ण नहीं है और उनकी सत्यता पर, जो जिन तथ्यों को प्रॉस्पेक्टस में लिखा गया है जो कि मिथ्या पाए गए हैं, उनकी सत्यता पर उनको पूर्ण विश्वास था। इन बातों का प्ली लेकर के, इन बातों का बचाव लेकर के वो इस दंड के प्रावधान से बच सकते हैं, अन्यथा कंपनी अधिनियम के तहत उनको दंडनीय बनाया गया है। तो इस प्रकार से क्रय विवरण में मिथ्या कथन के उपचार क्या हैं, इनको आप देखें और यदि कोई समस्या इसके बारे में है तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद।